बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पहिया अब उल्टा चलना शुरू हो चुका है और आर्टिफिशियल तरीके से, एक मसनूई तरीके से एक सियासी जमात को ख़त्म करने का जो मंसूबा था, यूं लग रहा है कि अब वो मंसूबा उल्टा गले पड़ रहा है, क्योंकि मुस्ताफी रहनुमाओं ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापसी की राहें हमवार करना शुरू कर दी हैं। ये बहुत बड़ी और अब तक की सबसे अहम तरीन खबर है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, और किस तरह से मंसूबा साजों के मंसूबे उल्टे पड़ने जा रहे हैं। जो कुछ पिछले 2-3 आपने देखा कि दिनों के अंदर हुआ, या पिछले 4-5 दिन बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़े सख्त थे, लेकिन अब यूं लग रहा है कि दूसरी साइड ने तो अपनी बाजी खेल ली, अब कप्तान की बारी है। इकराम, दूसरी जानिब मेडिकल रिपोर्ट का मामला जो कि बहुत जल्दी ही ठुस हो गया और हुकूमत बौखलाहट में बहुत कुछ करती है। राणा सनाउल्लाह ने भी एक आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो चोर की दाढ़ी में तिनका के मिसदाक ही समझी गई। लोगों का उस पर जो रिस्पॉन्स था वो काफी ज्यादा मैं समझता हूं कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था। उस पर अब मैं बात ना भी करूं तो सबको पता है। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट पर कप्तान ने कादिर पटेल जो हैं, जो कि वजीर सेहत और जिन्होंने अजीबो गरीब और इंतहाई भोंडे किस्म के इल्जामात लगाए, और यह मसला है तालीम की कमी का, क्योंकि वो मेडिकल रिपोर्ट खुद ही अजीब सी थी। उसमें एक जानिब आप कहते थे कि जी एंजाइटी और स्ट्रेस है, वहीं कहते थे इसका हार्ट रेट जो है वो 35 साल के नौजवान की तरह फिट है। तो अब कादिर पटेल साहब की मंजी ठोकने का खान साहब ने फैसला कर लिया, जबकि इस वक्त एक तरफ तो ऑडियो लीक्स जो हैं उनके ऊपर एक कमीशन बना, उस पर एक बेंच बना। अब उस बेंच को दोबारा मुतनाज़ा बना दिया गया है। हुकूमत ने स्ट्राइक किया है बेंच के ऊपर। इस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी खबर है। और आजम सवाती जो है उन्हें दोबारा गिरफ्तार करने का भी मंसूबा है, क्योंकि इस वक्त हर उस शख्स को निशाने इबरत बनाना है जो शख्स झुक नहीं रहा, जो शख्स डटा हुआ है। आप देखें कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक विफाकी वजीर शहरयार आफरीदी को अडियाला जेल से रिहा होते ही दोबारा हिरासत में ले लिया गया। शहरयार आफरीदी की नजरबंदी की मुद्दत पूरी हुई और इनका जो बाजू है, इनकी अहलिया तक, जो कि गैर सियासी शख्सियत है, उन्हें तक इन अजीबो गरीब, मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता जो ऐसी हरकतें करने वाले लोगों के लिए आमतौर पे जुबान में आते हैं, लेकिन इन अजीबो गरीब लोगों ने जिस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया, इंतहाई शर्मनाक। इनके बच्चे जाते हैं और इस सब के अंदर इनकी जो इन्हें डेथ सेल के अंदर रखा गया और इनका एक बाजू मफलूज है, लेकिन इन्होंने अपनी नजरबंदी की मुद्दत पूरी की, डटा हुआ है। लेकिन जैसे ये निकले, रिहाई के बाद अडियाला जेल से बाहर निकले, पुलिस ने उन्हें दोबारा हिरासत में ले लिया और उन्हें लेकर नामालूम मकाम पर पुलिस मुंतकिल करने के लिए रवाना हो गई। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी जो है उन्होंने शहरयार अफरीदी की मजीद 15 दिन की नजरबंदी के अहकामात भी जारी कर दिए कि अब मजीद इन्हें चाहिए, एमपीओ के तहत हमने अंदर रखना है। और 16 मई को पुलिस ने शहरयार अफरीदी को उनकी अहलिया समेत इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया था। अच्छा, एक जानिब ये सब हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब आप देख लें कि अली मोहम्मद खान, दबंग आदमी, बेहतरीन डटा हुआ है इंसान और बहादुर शख्स ना, वो आपको तकरीर तो याद होगी अली मोहम्मद खान की, वो जो एक अकेला शेर दाड़ा था जब सारे भाग गए थे और कोई भी नहीं था और सबको लग रहा था कि हमने जी घेर लिया, एक अकेला शेर आ गया। अच्छा, अली मोहम्मद खान को अडियाला जेल के बाहर से दोबारा हिरासत में ले लिया गया। अली मोहम्मद खान को खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने हिरासत में लिया है। केपी पुलिस अली मोहम्मद खान को लेकर रवाना हो चुकी है और अली मोहम्मद खान साहब जो है इन्हें मुसलसल तीसरी मर्तबा अरेस्ट किया गया है। अब ये सब कुछ भी हो रहा है, इसके साथ ही साथ इस्लामाबाद की अदालत ने मुतनाज़ा ट्वीट केस में आजम सवाती के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हैं। इस्लामाबाद के स्पेशल जज सेंट्रल ने आजम सवाती के खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट केस की समाअत की, जिसमें अदालत ने आजम सवाती की अदम हाजिरी पर फर्दे जुर्म की कार्रवाई मौखर की। दौरान इस बात FIA प्रोसिक्यूटर ने आजम सवाती के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा की। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि वारंट की तामील की कार्रवाई की गई है, लेकिन वारंट की तामील के वक्त आजम सवाती अपने घर में मौजूद नहीं थे। आजम सवाती के वकील ने अदालत को बताया कि मेरा आजम सवाती से राब्ता नहीं हो सका। तफ्तीशी अफसर वारंट की तामील के लिए कहां गए, इन्होंने कैसे तामील करवाई। स्पेशल जज सेंट्रल आजम खान ने वारंट की तामील करवाने वाले एहलकार को तलब किया और समाअत में वक्फा किया। बाद अदालत ने आजम सवाती की अदम पेशी पर आजम सवाती साहब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। यानी अब आप ये जहन में डाल सकते हैं बात के आजम सवाती साहब जो है वो इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर उन्हें भी दोबारा अरेस्ट किया जा सकता है। आजम सवाती साहब के हवाले से भी ये पॉसिबिलिटी जो है ये इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है।
अच्छा, वहीं इमरान खान साहब ने भी एक बड़ा पत्ता फेंका है और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफाकी वजीर सेहत हैं अब्दुल कादिर पटेल, इन्हें 10 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया है। नोटिस में कहा गया है कि अब्दुल कादिर पटेल 15 रोज में अपने इल्जामात वापस लें और इमरान खान से गैर मशरूत माफी मांगे। नोटिस में कहा गया है कि अब्दुल कादिर पटेल 10 अरब रुपए बतौर हर्जाना अदा करें, जिसे शौकत खानम अस्पताल में जमा करवाया जाएगा। यानी इन्हें जो हर्जाने का नोटिस भी है वो शौकत खानम में जमा करवाया जाएगा। नोटिस में कहा गया है कि अब्दुल कादिर पटेल ने माफी ना मांगी तो कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। और गुज़श्ता दिनों आपको पता है कि वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने जो एक अजीब सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और पीपल्स पार्टी इस वक्त जितने बुरे तरीके से, जितने भोंडे अंदाज में एक्सपोज हो रही है, मतलब आप ये देखें कि वैसे अब ये इनसे वैसे पीपल्स पार्टी से पूछने थी, पिछले दिनों यौम तकबीर था तो नवाज शरीफ साहब और इनके बैनर्स लग रहे थे, तो एक अखबार के अंदर इश्तिहार आया जंग में, उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो और ज़ियाउल हक दोनों की तस्वीरें साथ थी। तो पीपल्स पार्टी से ये सवाल तो वैसे पूछना चाहिए कि क्या पीपल्स पार्टी जो है इसके ऊपर एहतजाज करेगी या नई अरेंजमेंट के तहत इन दोनों को भाई भाई समझा जाए। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इनके एक रहनुमा जो है वो आके कहते हैं कि जी रियासती जो एक जुल्म होता है या रियासत जिस तरह से डंडा चलाती है वो तो रियासत जो है उसका हथियार होता है, रियासत उसे यूज करती है। मतलब आप जस्टिफाई कर रहे हैं इसे, तो फिर ज़ियाउल हक ने जो कुछ किया आप उसे भी जस्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त वो रियासत था, वो जो मर्जी करता, जिस तरह से मर्जी चीजें करता। तो पीपल्स पार्टी जितने बुरे तरीके से एक्सपोज हुई है, या कादिर पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब हुकूमत बौखलाई हुई है, चीफ जस्टिस को ये उस तरह से घेर ही नहीं पा रहे जिस तरह से ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल को घेरना चाहते हैं। तो यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए बेंच के 3 मेंबरान पर एतराज करते हुए नया बेंच बनाने की इस्तदा कर दी है। वफाकी हुकूमत ने मुतफर्रिक दरखास्त ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ दरखास्तों के मुकदमे में जमा करवाई है। वफाकी हुकूमत की दरखास्त में बेंच के 3 मेंबरान पर एतराज करते हुए इस्तदा की गई है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ऑडियो लीक केस जो है वो ना सुने। तीनों मुअज़्ज़िज़ जजेस 5 रुकनी लार्जर बेंच में बैठने से इनकार कर दें। दरखास्त में कहा गया है कि 26 मई को समाअत में चीफ जस्टिस पर उठाए गए एतराज को पजीराई नहीं दी गई। इंक्वायरी कमीशन के सामने एक ऑडियो चीफ जस्टिस की खुशदामद से मुतल्लिक है। अदालती फैसलों और कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक जज अपने रिश्तेदार का मुकदमा नहीं सुन सकता। अरसलान इफ्तिखार केस में चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने एतराज पर खुद को बेंच से अलग कर लिया था। मुबैना ऑडियो लीक जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर से भी मुतल्लिक है। वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की खुशदामद से मुतल्लिक भी मुबैना ऑडियो आ चुकी है, इसलिए चीफ जस्टिस खुद को ऑडियो लीक कमीशन केस के बेंच से अलग कर ले। अब ये एक बड़ी अहम तरीन अगर इसे अपडेट कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा, और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर कुछ अभी तक जो है वो कंफर्म नहीं है। तो अभी तक की जो डेवलपमेंट्स हैं वो यही हैं, और आपको पता है कि किस तरह से चीफ जस्टिस ने उस कमीशन को गैर कानूनी करार दिया। अच्छा, पीटीआई के एक तो वो है जो टिकट होल्डर लेवल का बंदा है, एक तो वो है जो पीटीआई इमरान खान के नाम पे जैसे वोट पड़ना था और जो पार्टी छोड़ गया। और मैं समझता हूं कि इमरान खान के नाम पर वोट लेने वाले उन्होंने पार्टी छोड़ी, इमरान खान के नाम पर वोट देने वालों ने तो पार्टी नहीं छोड़ी। अब क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट खान साहब के लिए अगर मैं किसी चीज को धचका कहता ना तो वो था इंपॉर्टेंट जो खान साहब के आसपास 4-5 बड़े लोग थे उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ना, वो बिलाशुबा एक धचका था, बिलाशुबा खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा जी, अब होना क्या है, खान साहब के पास इस वक्त एक पूरी हायरार्की है। खान साहब के पास जिन हलकों के अंदर यकीन माने लोग पार्टी छोड़ रहे हैं वहां पे 4-4 ऐसे तगड़े उम्मीदवार हैं, 4-5 हर हल्के के अंदर। प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई है इमरान खान के पास कि वो वहां पे धमाले डाल रहे हैं, वो बंगड़े डाल रहे हैं, कुछ शुक्राने के नफल अदा कर रहे हैं कि किसी ने पार्टी छोड़ी। मतलब ऑब्वियसली एक जानिब पब्लिक जो है वो इमरान खान को वोट देना चाह रही है, इमरान खान के अलावा किसी चीज को वोट नहीं, वो खंबे दरख्त यहां पे किसी भी पड़े इस कप को इमरान खान वोट दे दे, इस कॉफी वाले को, तो इसे लोग जिता देंगे, और ये इस वक्त एक रियलिटी बन चुकी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर उस सूरत हाल को समझा जाए, उस सूरत हाल को देखा जाए और उस सूरत हाल को एनालाइज किया जाए, तो अभी तक इस सब के अंदर ये लोग तो छोड़ गए, इनके वापस आने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि खान साहब खुद भी इस चीज के ऊपर यकीन रखते हैं कि ये क्लींजिंग का अमल है। और खान साहब ने साथियों से गुफ्तगू के अंदर भी ये बात कही कि कुछ लोगों का मुझे दुख है, लेकिन कुछ लोग जो है वो विकेट के दोनों तरफ खेलते थे, उनका मुझे अच्छा हुआ कि वो सब हुआ है। अब साबिक चीफ ऑर्गेनाइजर पीटीआई, इमरान खान साहब के सबसे करीबी साथी, इमरान खान साहब की सियासत के सबसे अहम तरीन खिलाड़ी, इनका नाम शायद ज्यादा लोगों को ना पता हो, लेकिन इमरान खान की सियासत की बैकबोन, इमरान खान के पर्सनल और
اپنے جو مالی معاملات ہیں انہیں بھی یہی دیکھتے تھے سیف اللہ نیازی صاحب۔ اس کے علاوہ خان صاحب کے سب سے پرانے رفیق، سب سے ٹرسٹڈ اور خان صاحب کی ٹیم کے اندر انتہائی پڑھا لکھا نام سابق سیکٹری جنرل، جنہیں ریپلیس کر کے اب عمر ایوب صاحب کو سیکٹری جنرل لگا دیا گیا اور ان کے گھر کے اوپر جو کچھ کیا گیا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ سیکٹری جنرل جو ہیں پی ٹی آئی کے سابق اسد عمر، انہوں نے اشارہ دے دیا ہے، ان دونوں نے، دو بڑے ہیوی ویٹس نے یہ اشارہ دیا ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف میں واپس شامل ہوں گے۔ یہ اشارہ انہوں نے پارٹی چھوڑنے کے اعلان کے ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں دے دیا ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہفتہ بھی انہوں نے ویٹ نہیں کیا۔ اور میں یہ بات پہلے بھی کرتا آیا ہوں کہ بہت سے لوگ صرف اور صرف ایک دفعہ ریڈار ہوتا ہے نا آپ کے اوپر وہ نشانہ لگا ہوتا ہے، آپ کے اوپر تانی ہوتی ہے، آپ اس نشانے سے، اس ریڈار سے ہٹنے کے لیے ایک سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، یہ سب نے آنا ہے۔ اب واپس خان نے یہاں پہ ایک چیک اینڈ بیلنس لگانا ہے، خان نے ایک واک تھرو گیٹ لگانا ہے، خان نے ایک فلٹر لگانا ہے، خان نے کچھ پیمانوں کے اوپر تولنا ہے کہ کون اس دروازے سے اب واپس آ سکے گا اور کس کے لیے دروازے کو کنڈی لگا دی جائیں گی۔ کیونکہ خان صاحب نے یہ کہا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ واپس اگر کوئی آنا چاہا، کہ اگر کسی نے آنا چاہا تو آپ اس کے اوپر کیا پالیسی رکھیں گے، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اس کے لیے یہ ایک پالیسی نہیں ہوگی، دس وڈ بی اے ویری ڈفرنٹ اینڈ اے ویری ڈائیورس پالیسی، کیونکہ ہم حرکات، اب فیاض الحسن چوہان صاحب واپس آنا چاہیں یا فردوس عاشق کمان صاحبہ واپس آنا چاہیں، there's a difference، شیریں مزاری صاحبہ واپس آنا چاہیں، اسد عمر صاحب واپس آنا چاہیں، there's a difference، سیف اللہ نیازی صاحب کے لیے ویسے، عامر کیانی صاحب جو جتنی گریس سے گیا، جس نے جو کچھ، اور عمران خان صاحب سے میکسیمم میجورٹی جو لوگ ہیں وہ رابطے میں بھی ہیں، جتنے لوگ عمران خان صاحب کے اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ ساتھ جو عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ رہے تھے وہ عمران خان صاحب سے رابطے میں ہیں۔ سینیٹر سیف اللہ سرور خان نیازی جو ہیں پارٹی چھوڑنے کے 3 دن میں دوبارہ پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، اور سیف اللہ نیازی جو ہے انہوں نے بھی پی ٹی آئی کے دیگر سینیٹر فیصل سلیم رحمان، ہمایوں محمد، مسز زرقا تیمور، مسز سیمی ایزدی، مسز فلک ناز چترالی، فضا محمد، ذیشان خان زادہ کے ہمراہ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کیا تھا۔ ان سینیٹرز نے کہا کہ انہوں نے سینٹ سیکریٹریٹ میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی قرارداد جمع کروا دی۔ تاہم اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس مشترکہ پریس کانفرنس میں جب صحافیوں نے سیف اللہ نیازی سے پی ٹی آئی سے ان کے تعلق کے حوالے سے دریافت کیا تو وہ چپ رہے تھے، اور ان کے ساتھی جو ہیں ان کی طرف سے بیسیکلی ایک جواب دیا گیا تھا، لیکن سیف اللہ نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے اس سب کے اوپر سٹیٹمنٹ نہیں دی تھی۔ تو اب میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ واپس آنے کے لیے، اور اب ان کے اپنے اندر سے، ان کی اپنی جماعتیں پی ڈی ایم کے اندر سے باتیں آپ دیکھ لیں، شاہد خاقان عباسی صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا کہ کوئی کسی سیاسی جماعت کو ختم نہیں کر سکتا، جس ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی، الیکشن چوری ہوں گے تو پھر بوجھ بڑھے گا۔ کراچی میں احتساب عدالت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سب ذمہ داری سے کام کریں گے تو ہی ملکی مسائل حل ہوں گے، اور مشورہ دینا چیف جسٹس کا کام نہیں، اور اس طرح کی باتیں انہوں نے کی، لیکن انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ کسی سیاسی جماعت کو کوئی بندہ اس طرح سے ختم نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک ناظرین کرام بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھی۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان۔